नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो फायदे के फंड। शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बहुत से निवेशक हैं, उनके पोर्टफोलियो काफी डाउन है, रिटर्न नहीं बनता दिख रहा है। पिछले 18 महीनों से जो बाजार की चाल एक तरह से फंसी फंसी है। ऐसे में पैसा कहाँ पे बनेगा, कहाँ कौन से सेक्टर हैं जिन पर फोकस करना चाहिए, कहाँ से अच्छा रिटर्न बन सकता है, और बहुत सारे सवाल हैं और इन पर आज इस शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश मिश्रा सर, टाटा एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। धन्यवाद सौरभ। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सर, आपको बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है? हम देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। मार्केट जो है जब तेजी पकड़ता भी है तो ऊपर के लेवल पर टिकता नहीं है। क्या लग रहा है सर, ये मार्केट कब तक संभलेगा? कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है मार्केट की? नहीं सौरभ, अभी देखिए तो जियो पोलिटिकली थिंग्स तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। अगर जी। मैं आपको सारांश में कुछ तीन चार पॉइंट बताऊं, तो दो चीजें होती हैं। मार्केट तो जो हमें रिफ्लेक्ट करता है, उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि मैक्रो इकोनॉमी कैसी लग रही है। जी। अगर आप इकोनॉमिक फैक्टर पे देखें तो क्रूड प्राइस हमने देखा किस तरह से $70 के आसपास रहता था, जो कि अब जी। 100+ पे आ गया है। और उसका इम्पैक्ट अब हमें बॉन्ड यील्ड पे दिख रहा है। जी। आप बॉन्ड यील्ड चाहे इंडिया का देखिए, चाहे यूएस का देखिए, दूसरे कंट्रीज का देखिए, आप देखेंगे प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर में काफी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। जी। तो जी। कहने का मतलब है कि अभी जो एक नॉर्मल मैक्रो सिचुएशन आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हाइयर एनर्जी प्राइस, हाइयर बॉन्ड यील्ड, हाइयर इन्फ्लेशन, और इसीलिए हम करेंसी में भी प्रेशर देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो अभी बहुत अच्छी नहीं लग रही है। जी। और इसमें क्या है कि क्रूड ऑयल एक्चुअली सबसे मेन चीज है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और जब तक वहां क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक आई थिंक मार्केट भी कोई भी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट नहीं करेगा। सर, बहुत सारी जो इस समय ना निगेटिव खबरें बहुत चल रही हैं और डराने वाली खबरें चल रही हैं कि मंदी आने वाली है, मंदी आ चुकी है। और एफआईज तो खैर पैसा निकाल ही रहे हैं अपना मार्केट से। हम देख रहे हैं रुपया भी लगातार टूटता ही जा रहा है। तो क्या लग रहा है, ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, निवेशकों को तो और ज्यादा इसमें डर का माहौल और पैनिक होता होगा। क्या इसमें थोड़ा पैनिक होने की जरूरत है? अब क्या सलाह रहेगी अपने निवेशकों को? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। अ, अभी जैसे हम लोग अगर फैक्टर्स की बात कर रहे थे, जो मैक्रो फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो ये तो कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हुए जो कि डेफिनेटली हमारे सामने हैं। जी। लेकिन अगर इसमें आप फुल पिक्चर देखिए, तो फुल पिक्चर में क्या होता है कि मैक्रो बेसिकली क्या करती है, आपके अर्निंग्स को इम्पैक्ट करती है। जी। जो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगे घटेंगे, या पहले क्या आउटलुक था अब क्या आउटलुक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली होता है। उसके बाद सेकंड फैक्टर होता है, जब आप देखते हो कि वैल्यूएशंस पे आप कहाँ हो। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रिलेटिव होता है। जैसे हमने देखा कि पिछले 1 डेढ़ साल में ग्लोबल मार्केट्स के कुछ कंट्रीज ने बहुत अच्छा किया, इंडिया ने बहुत अच्छा नहीं किया। जी। और थर्ड फैक्टर होते हैं फ्लोज किस तरह से जा रहे हैं। तो अगर अभी आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिए, डेफिनेटली ग्लोबली अगर क्रूड प्राइस एलिवेटेड रहता है लंबे समय तक, तो बहुत सारी कंट्रियों को चैलेंज होगा। इंडिया विल ऑल्सो बी वन ऑफ देम। जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूएस का मिड टर्म इलेक्शन है, जो कि नवंबर में है। और वहां पे भी आप देखोगे बॉन्ड यील्ड 4.6 4.7% के रेंज में चली गई है, जो कि जी। अराउंड 4 के आसपास थी प्री वॉर। और उस कंट्री में भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू रहा है ट्रम्प के पूरे इस पीरियड के दौरान में। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सोल्यूशन निकालने की तरफ सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। और अभी अपने बेस केस में हम लोग कोई भी बिल्ड नहीं कर रहे हैं कि ये सिचुएशन इसी तरह से खराब रहेगी बहुत लंबे समय तक। दैट इज वन। दूसरा क्या होता है कि जब आपको सिचुएशन अनसर्टेन मिलती है, तभी आपको स्टॉक्स या फंड अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलते हैं। जी। तो जो हम लोग फंड म्यूचुअल फंड के लिए हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो, तो जी। लॉन्ग टर्म निवेश में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि आप किस लेवल पे एंट्री कर रहे हो। तो आपकी लेवल एंट्री की अभी अच्छी है। हो सकता है अगले 6 महीने के लिए अनसर्टेनिटी हो, लेकिन अगर आप थोड़े लंबे पीरियड के लिए बात करोगे तो सारे वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी। सर, जिस तरह बाजार की चाल हम देख रहे हैं और जिस तरह मूड माहौल बना हुआ है, आपको कहाँ पे मौके नजर आ रहे हैं? कहाँ पे पैसा बन सकता है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है? देखिए अभी आपको मुझे लगता है कि यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। पहला है कि जो रिस्क है वो बहुत रियल रिस्क है। जी। ठीक है। जैसे अगर पिछले 1 डेढ़ साल पहले आप देखो, तो सब एआई को लेके इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, जो कि जी। नोबडी नोज। वहां पे अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि एआई किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो वहां पे इट इज मोर ऑफ थ्योरी। लेकिन हायर क्रूड प्राइस, हायर इन्फ्लेशन, वीक करेंसी, दीज आर रियल थिंग।
ठीक है। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग के समय। सबसे पहला डेफिनेटली ये होना चाहिए कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रहो। जी ठीक है। ताकि आप किसी एक सेक्टर पे, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी कॉल लेना कि क्रूड प्राइस अचानक से $70 आ जाएगा या $120 रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक कॉल आप लोगे तो आपके सेक्टर्स बड़े डिफरेंट होंगे। मुझे नहीं लगता है कि यहां से अगर कोई इन्वेस्टर 3 साल के होराइजन पे आ रहा है तो ना तो आपको अगले 3 साल $70 का एवरेज क्रूड मिलने वाला है, ना तो $120 का मिलने वाला है। ठीक है। तो पहला डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी है। दूसरा, मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास $100 है उसको आप एटलीस्ट 3 4 5 महीने में स्टैगर करके डालिए, ताकि जी ये जो पूरी वोलेटिलिटी है उसको आप कैप्चर कीजिए। तो मुझे लगता है इस तरह की कुछ चीजों, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर के हाथ में क्या है, इन्वेस्टर के हाथ में दो तीन चीजें बस होती हैं। पहला होता है कि आप अगर थोड़े सही एंट्री पॉइंट पे घुस पाओ, जी जो कि अभी है। जी दूसरा, इन्वेस्टर के हाथ में होता है कि अगर सिचुएशन अनसर्टेन है तो आप लंबे समय तक रुकने के लिए तैयार रहो। जी। सर आजकल इंडिया में एनर्जी और रिसोर्स सेक्टर की काफी बातें चल रही, जो इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी भी इसमें देखी जा रही है। क्यों इसकी तरफ एक रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए सौरभ, इसमें हमें समझना चाहिए कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बोलूं, ये जी जो एनर्जी रिसोर्सेज है, इनकी डिमांड कहाँ से आती है एट ए कंट्री लेवल। जी दो तरीके से इनकी डिमांड आ सकती है। एक आ सकती है अगर कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा हो, ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स इन सब की बातें किसी कंट्री में हो रही हो, तो वहां बाय डिफॉल्ट आप देखोगे एनर्जी रिसोर्सेज इन सब के डिमांड जी बढ़ेंगे। ये एक ग्रोथ ड्राइवर होता है। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर होता है अगर कंट्री में लोगों की अर्निंग बढ़ रही हो। अगर लोग ज्यादा कमाएंगे जी तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे। तो बेसिकली ब्रॉडली ये दो ड्राइवर्स होते हैं, स्ट्रक्चर जी ड्राइवर्स। इंडिया के केस में क्या भी अच्छा है कि इंडिया के केस में दोनों चीज प्ले कर रही है। जी आज से 10 साल पहले हम लोग $2000 पर कैपिटा पे बैठे थे, अभी हम लोग 3000 के रेंज में आ गए हैं, 10 साल बाद 4000 के रेंज में रहेंगे। तो डेफिनेटली पर कैपिटा में हम इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा कंजम्पशन फॉर ऑल दीज, चाहे वो एनर्जी हो रिसोर्सेज हो, वो स्ट्रक्चरली बढ़ता रहेगा। एट द सेम टाइम एक लंबा समय था 8 10 साल का जब हमारे यहाँ कैपेक्स साइकिल बड़ा स्लो डाउन था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कैपेक्स साइकिल पे फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, पीएलआई स्कीम्स हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली आज के समय मुझे लगता है कि जो दोनों इंजन हैं इस तरह के थीम के लिए, रिसोर्स एनर्जी थीम के लिए, जी दोनों काफी सपोर्टिव है। तो फ्रॉम जी। अ कंट्री पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू पार्टिसिपेट इस तरह के थीम में, जहां पे आपको रिटेल से भी, मतलब इंडिविजुअल का भी सपोर्ट है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। सर ये जो रिसोर्स और एनर्जी फंड्स है, इनके बारे में जानना चाहेंगे, और क्या इन दोनों में अंतर क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है सौरभ, क्योंकि इसमें तो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आपके व्यूअर्स अच्छे से समझ जी पाएंगे। जी जब आप किसी फंड में सिर्फ एनर्जी बोलते हो, जैसे मान लीजिए कोई फंड है एनर्जी अपॉर्चुनिटी। जी जी ठीक है। एनर्जी का मतलब होता है ऑयल एंड गैस एंड पावर, ब्रॉडली। जी तो उसमें आप देखोगे वो फंड इन दो स्पेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, ऑयल एंड गैस में और पावर में। जी इसके बाद जैसे हमारे फंड में, तो टाटा का जो फंड है टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी है, तो जी एनर्जी में ऑयल एंड गैस एंड पावर हो गई। उसके बाद जो रिसोर्सेज कैटेगरी है, रिसोर्सेज कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो सीमेंट में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जी उसके बाद आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, केमिकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और रिलेटेड कुछ कुछ सेक्टर्स में। तो अगर प्योर एनर्जी फंड होगी तो वो सिर्फ पावर और ऑयल एंड गैस में मोस्टली इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अगर रिसोर्सेज साथ में जुड़ा हुआ है तो आपके पास यूनिवर्स बढ़ जाता है, आप 5 6 सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जी सबसे पहले बेसिक डिफरेंस है। दूसरा एक और फैक्टर है, जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक पॉजिटिव चीज के बारे में बताई, लेकिन जी यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल लिंकेजेस बहुत ज्यादा है इन सेक्टर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी में एनर्जी प्राइस क्या होगा, ये डिसाइड होगा इंटरनेशनल डायनेमिक्स पे। जी मेटल्स में मेटल प्राइस क्या होगा, ये डिसाइड होगा कि यूएस वर्ल्ड चाइना में क्या हो रहा है। सेम केमिकल्स में होता है। तो जी एक्चुअली इस सेक्टर में, इस तरह के फंड में आप देखोगे आपका ग्लोबल एक्सपोजर और डोमेस्टिक एक्सपोजर जी। दोनों आपको बहुत अच्छे से मिलता है। तो और क्या ये सही मौका है इस समय रिसोर्स एनर्जी फंड में निवेश करने का सही मौका है अभी? और आपको किस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है?
देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। मैं हमेशा जो हमारा अप्रोच रहता है वो रहता है कि आप देखो क्या क्या ड्राइवर्स हैं पॉजिटिव और क्या क्या ड्राइवर्स हैं नेगेटिव। जी ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर अभी आप डोमेस्टिक देखिए, तो डोमेस्टिक जैसे मैंने बताया कि दोनों फैक्टर बहुत सपोर्टिंग है, जी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है और पर कैपिटा भी बढ़ रही है। फिर अनदर जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल यहाँ पे होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ग्लोबल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबली क्या क्या हो रही है, ग्लोबली दो तीन थीम्स हैं जो बहुत क्लियरली विजिबल हैं। पहला है कि कई कंट्रीज डीकार्बनाइजेशन की तरफ जा रही हैं, रिन्यूएबल्स पे आप फोकस देख रहे हो। जी दिस इज वन थीम जो ग्लोबली चल रही है। सेकेंड थीम अभी जो पिछले कुछ महीनों में हमें देखने में आया है कि बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर जो यूएस ने स्टार्ट किया, कई कंट्रीज अपने स्टॉक को प्रोटेक्ट कर रही है। जी जैसे अगर आपके पास कोई चीज है तो आप चाह रहे हो कि वो आपके पास रहे, या उसको एज अ टूल आप यूज कर रहे हो सामने वाले से नेगोशिएट करने के लिए। जी तो अभी डेफिनेटली इस पूरे स्पेस में ग्लोबली भी सिचुएशन काफी एक्टिव है। तो यहाँ पे इवन एज अ फंड मैनेजर जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एडवांटेज है 5-6 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का। जी तो हम लोग हमेशा इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ यहाँ ये मालूम है कि स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स तो पॉजिटिव हैं, जी ग्रोथ पे कोई चैलेंज नहीं है। अगले 3 साल 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो ग्रोथ पे एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन मार्क। डाउट कहाँ पे आता है जी कि नियर टर्म में मार्जिन कहाँ खराब हो सकती है, आपकी एनर्जी प्राइस ज्यादा है। तो उसमें आप लोग हमेशा क्या अप्रोच रखते हैं कि आप डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे डाइवर्सिफाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूँ जी कि जैसे मान लीजिए क्रूड प्राइस ज्यादा है, तो आप देखोगे सीमेंट सेक्टर को प्रॉब्लम होगी, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा फॉर जी एग्जांपल। जी बट एट द सेम टाइम आप देखोगे जो ऑयल की अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनको फायदा होगा क्योंकि उनका रियलाइजेशन बेटर हो जाएगा। जी तो इस तरह से हम लोग एट अ फंड लेवल हम लोग ये मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन से ओवर जी एक्सपोज न रहो। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ इन्वेस्टर परस्पेक्टिव डेफिनेटली ये एक बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चरल थीम है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट एज आई सेड कि ये थीम्स ऐसे नहीं है कि आप 6 महीने 1 साल का व्यू बना के आए। जी अगर आपका व्यू 3 साल 5 साल या उससे लंबा है तो यहाँ काफी कुछ है जो सपोर्टिव है। तो सर क्रूड ऑयल की काफी बात चली, हम देखा रेट भी बढ़े हुए हैं काफी क्रूड ऑयल के, यहाँ भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए और काफी चर्चा में क्रूड ऑयल। जो आपके एनर्जी फंड्स है, अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इन फंड्स को क्या फायदा होता है और कितना फायदा हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर्स को फायदा होता है। जी इसमें कई सेक्टर्स होते हैं जिनको नुकसान भी होता है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनको जी जी नुकसान होता है, सीमेंट को नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या अप्रोच रहता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करते हैं। जैसे आज के समय अगर आप एक एनर्जी अवेलेबिलिटी इज समथिंग जिसपे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। जी ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया में एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है हर साल। तो इस पोर्टफोलियो में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि पूरा आपका एक्सपोजर एक क्रूड प्राइस पे ना रहे कि क्रूड प्राइस $70 है या $120 है। इस जी पे आपकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो परफॉर्मेंस की। तो जैसे हमारा पोर्टफोलियो आप देखोगे तो जैसे एनर्जी जनरेशन, जी आप जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो चाहे वो कोल बेस्ड जनरेशन हो चाहे सोलर हो चाहे रिन्यूएबल हो, उस पर बहुत अच्छा एक्सपोजर है। एट द सेम टाइम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के कंपनीज पे बहुत अच्छा एक्सपोजर है। जी इनको आप देखोगे ये बहुत इंसुलेटेड है फ्रॉम क्रूड प्राइस मूवमेंट, थोड़ा बहुत असर पड़ता है बट ऐसा डायरेक्टली असर नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद हम कुछ अपस्ट्रीम में इन्वेस्ट करते हैं जिनको फायदा होता है, डाउन जी स्ट्रीम जिनको नुकसान होता है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो लेवल पे आप कह सकते हो कि इस चीज को हम लोग हेज करते हुए चलते हैं। तो जी मेरा हमेशा ये अप्रोच रहता है मेरे पोर्टफोलियो में कि कोई भी एक इवेंट आपके पोर्टफोलियो को पूरा हिला नहीं देना चाहिए। जी अगर क्रूड प्राइस कल के दिन 130 हो गया या कल अचानक से हम देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा पोर्टफोलियो हिल जा रहा है। तो इस तरह से हम बैलेंस करके चलते हैं। जी सतीश सर, ये जो टाटा म्यूचुअल फंड का टाटा रिसोर्स और एनर्जी फंड है, इसके बारे में बताइए, कैसे दूसरे बाकी फंड से उनसे अलग है और क्या इसके बेनिफिट हैं? देखिए सौरभ जी, एक तो जैसे मैंने बताया कि कई एनर्जी फंड में आपको सिर्फ 2 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जी जी आप ये देखिए, सेक्टर फंड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है फंड मैनेजर के पास, कि अगर सेक्टर फंड में आपके पास 1 या 2 सेक्टर का ऑप्शन है, तो अगर आपको मालूम भी है कि वो सेक्टर खराब साइकिल से जा रहा है तो भी आप कहीं और जा नहीं सकते हो, क्योंकि वो सेक्टर का मैंडेट ही है सेक्टर फंड का कि उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। जी जी तो क्योंकि हमारे में एनर्जी प्लस रिसोर्सेज है, तो हमें 5-6 सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
जैसे जी अगर कल के दिन मुझे लगता है कि नहीं, एनर्जी प्राइस मान लीजिए वॉर की वजह से लंबी खिंच जाती है या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है किसी एसेट में, तो हमारे पास कुछ सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट करेंगे, तो हम उनमें वेट बढ़ा लेंगे। या फिर दूसरी तरीके से, तो हमारे पास पहला तो यह है कि 5-6 सेक्टर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। इट्स जी नॉट लाइक अ सिंगल सेक्टर फंड। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इस फंड में हमेशा मैं क्या करता हूं कि आप डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे डाइवर्सिफाई करो। जी क्योंकि यहां पे आप देखोगे, एक तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है जो बड़ा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन जी काफी मैटर करता है। जैसे अभी हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखा, प्राइस बढ़ाई गई या घटाई गई। जी तो आपको डिफरेंट बिजनेस मॉडल में डाइवर्सिफाई करके रहना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा हमेशा से अप्रोच रहा है। जी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप देखोगे रफली 60% ऑफ फंड, 50-60% फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अच्छा आपको कुशन देता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो मैं अप्रोच रखता हूँ वो बिल्कुल मैं बैलेंस्ड अप्रोच रखता हूँ कि 50-60 आप लार्ज कैप में रखो, बाकी मिड स्मॉल में, ताकि आप किसी भी तरफ बहुत स्क्यूड ना रहो। तो मुझे जी लगता है इस फंड में आप इस तरह से समझो कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ की चैलेंज नहीं है, आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है। जी जो रिस्क आप मैनेज कर सकते हो अपने डिसिप्लिन से, कि किस तरह का वेट आपको किस सेक्टर को असाइन करना है। और जी सेम फिलॉसफी हमने पिछले, जैसे ये फंड 10 साल पुराना फंड है, और आप देखोगे सेम फिलॉसफी हमने यूज किया है एंड काफी अच्छा हेल्प किया है एट एनी वेरिएबिलिटी। सर, जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको आपकी कोई सलाह रहेगी, कौन सी गलतियों से उनको बचना चाहिए मार्केट में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी भी समय इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जी फंड मैनेजर के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी। क्योंकि आप देखोगे जब पॉजिटिव न्यूज आती है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, तो आपको मैक्सिमम न्यूज पॉजिटिव सुनाई देगी। जब मार्केट डाउन रहता है तो मैक्सिमम न्यूज नेगेटिव सुनाई देती है। जी तो वो बिल्कुल वो पेंडुलम की तरह है कि कभी भी बीच में रुकता नहीं है वो। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। जी कभी भी ऐसा न रहे कि आप एकदम बॉटम पे बेच रहे हो और टॉप पे खरीद रहे हो। ठीक है, दैट इज वन। इसके लिए आप जैसे एडवाइजर्स का बड़ा रोल है, सौरभ जी। दूसरा, मुझे लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में किसी के लिए टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जी अगर आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल अच्छे टाइम पे लूंगा और अच्छे टाइम पे बेचूंगा, तो इसके लिए किस्मत ज्यादा चाहिए स्किल से। तो यहाँ पे एक अप्रोच, जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल एसआईपी। एसआईपी इज अ वंडरफुल थिंग। आपको कभी भी टाइमिंग की हेडेक नहीं है। दूसरा, अगर आप गलत टाइम पे या अच्छे टाइम पे घुसते हो, ओवर द टाइम आपका एवरेज आउट हो जाता है। जी इवन अगर आपको लमसम भी डालना है किसी समय, आप हमेशा इस तरह से सोच के डालिए कि 3-4 महीने में उसको स्टैगर करके डालिए। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को जानना चाहिए कि इन्वेस्टर का स्ट्रेंथ क्या है। टाइम। आप तभी इक्विटी मार्केट में आइए, तभी रिसोर्सेज एनर्जी टाइप के फंड में आइए, जब आप इस चीज के लिए ओके हो कि अगर जरूरत पड़ा तो 3 साल की जगह 5 साल में मैं पैसा निकालूंगा। वैसे पैसे को ही आप इस तरह के फंड में डालिए। जी अगर आपके पास है कि नहीं, मुझे 2 साल बाद चाहिए ही चाहिए, तो दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड। तो आपको अपना रिस्क बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इक्विटी में किस फंड में किस तरह के रिस्क अटैच्ड है। अगेन, वहां पे आप जैसे गाइड करने वाले लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर, आपको कोई डिस्क्लेमर रहना चाहिए? हमने बहुत सारी बातें की हैं, मार्केट के बारे में बात की, फंड्स के बारे में बात की, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहना चाहिए? देखिए, किसी फंड पे तो हम लोग, किसी स्टॉक्स पे हमने बात नहीं किया है। जी जी तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चैलेंज डिस्क्लेमर रिलेटेड। लेकिन मेरा फिर से वही अनुरोध रहेगा आपके इन्वेस्टर से जी कि देख, अगर आप पिछला, जस्ट मैं हल्का सा ब्रीफ बताता हूँ जी चैलेंजेस जी किस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर आप पिछला 8-10 साल भी आप देखिए, तो जी मार्केट में हमेशा ही चैलेंजेस आए हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, आईएलएफएस की इशू हुई, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद कोविड आ गई। जी कोविड के बाद फिर हम लोग देखें 22-23 के आसपास रशिया यूक्रेन वॉर चालू हो गया। जी जी अभी हम लोग देख रहे हैं ईरान मिडिल ईस्ट, ये सब सब प्रॉब्लम चल रही है। तो चैलेंजेस हमेशा रहे हैं। और चैलेंजेस में कौन उस चैलेंज से बाहर आ पाया है? जिसने अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया है। जी तो ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि इन्वेस्टर का सिर्फ एक स्ट्रेंथ है, दैट इज कि आप कितना टाइम दे सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को। उस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, रादर कि आप टाइम करने का किस समय मैं घुसूं, कौन सा फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और लंबे समय तक रुके रहिए। जी।
थैंक यू सर, आपने बहुत इजी वे में बताया और बहुत सारी बातें मुझे भी आपसे सीखने को मिली, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि इस समय ऐसा पैनिक माहौल बना हुआ है। तो आपको जो बातें बताई हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और व्यूअर से भी मैं कहूंगा कि आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा, हम फिर से सतीश सर के साथ कनेक्ट करेंगे और उन सवालों पर बात करेंगे। सर, आपने अभी तक को अपना समय दिया, बहुत सारे हमने सवालों पर बात की। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।